Welcome students to my YouTube channel Physics Info. For class 11th, we are discussing the chapter Mathematical Tools, जो कि बेसिक है फिजिक्स के हमारे जो सब्जेक्ट है उसमें। और हम नए नए टूल्स जो हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं, नए नए कंसेप्ट जो हैं यहाँ पे हम लोग क्लियर कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन भी हम लोगों ने पढ़ा, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उनका डिफरेंशिएशन करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम जो है वो भी मैं आप लोगों को बता चुका था पहले, ठीक है। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं एक नए टूल्स के बारे में, दैट इज इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रिवर्स मतलब जो है उसका फंक्शन होता है, रिवर्स उसका काम होता है। मैंने आपको डिफरेंशिएशन जब शुरू करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन मीन्स होता है, अगर हम जनरली मीनिंग समझें इसका, दैट इज प्रैक्टिकल मीनिंग अगर समझे तो अलग करना, और इंटीग्रेट होता है कि उन अलग अलग किए गए पार्ट को दोबारा से कलेक्ट कर दे। समझ में आ रही है? तो ये तो हो गया मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। लेकिन अगर मैं आपको इसको मैथमेटिकली कैसे अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है अगर मैं आपको बताऊं, तो वो आपको यहाँ पे आज समझना जरूरी है कि इंटीग्रेशन, देखिए जैसा कि आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताता हूं, आप लोगों ने लिखा y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ये लिखा था। डिफरेंशिएशन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट करूंगा, फिर इंटीग्रेशन पे आऊंगा कि y इक्वल टू एफ ऑफ x। क्या मीनिंग था इसका कि y एक फंक्शन है जो कि x की टर्म्स में है। किसकी टर्म्स में है? x की टर्म्स में है, ठीक है। फिर हमसे कहा गया कि आपको y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने कर दिया। dy बाय dx इक्वल टू क्या किया, दैट इज d बाय dx ऑफ fx कर दिया, ठीक है। अब हमने x का जो डिफरेंशिएशन किया, मान लीजिए वो भी x के टर्म्स में कुछ ना कुछ तो आया होगा, तो उसको हमने नाम दे दिया कैपिटल fx। क्या नाम दे दिया? कैपिटल fx। तो मैं ये कह सकता हूं अल्टीमेटली कि y का जो डेरिवेटिव था दैट इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x, मे बी और मे नॉट बी, क्योंकि क्या पता अगर फंक्शन x के टर्म्स में है, लीनियर पावर है, तो लीनियर पावर का डिफरेंशिएशन करने पर वो कांस्टेंट भी हो जाता है। बट इन जनरल अगर हम कंसीडर करें तो fx जो है वो डेरिवेटिव है fx का, स्मॉल fx का। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज कैपिटल fx? ये हुआ डेरिवेटिव किसका? y का। किसके विद रिस्पेक्ट में? x के विद रिस्पेक्ट में। और ये अगर मैं इसको छोड़ दूं, ये पढ़ूं, तो ये क्या था? y इज ए फंक्शन ऑफ, फंक्शन कौन सा लिया हुआ है? स्मॉल f। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए काफी ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं, और ये बहुत जरूरी बात जो मैं आपको बता देता हूँ कि जहां पे स्मॉल लेटर में आप किसी पॉइंट को, किसी क्वांटिटी को या फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप उसको इंग्लिश के अल्फाबेट की तरह मत समझिए कि कैपिटल एफ और स्मॉल एफ का मीनिंग सेम ही होगा, चाहे आप इंग्लिश में स्मॉल एफ लिखें या कैपिटल एफ लिखें, वो तो चल जाएगा। बट इन साइंस अगर आप किसी वेरिएबल को स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किसी वेरिएबल को अगर आप कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पर उसका मीनिंग बदल जाता है, उसका सेंस बदल जाता है। सो प्लीज गॉट इट, ओके। इसको समझिएगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा। मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल एफ, तो मैं कह सकता हूं कि कैपिटल एफ इज ए फंक्शन या इज ए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां तक क्लियर? चलिए, अब इस डेरिवेटिव से हम उस फंक्शन को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन गेन द फंक्शन रिवर्स इफ वी हैव द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। क्या मीनिंग हुआ कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन की बजाय उसका डेरिवेटिव दे दिया जाए
और हमसे फंक्शन निकालने के लिए बोला जाए। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमें फंक्शन दिया हुआ होता था तो हम डेरिवेटिव निकालते थे, हम उसका डिफरेंशिएशन करते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि अगर हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया जाए और हमसे रिवर्सली ये पूछ दिया जाए कि आप फंक्शन निकाल के दिखाओ, तब हम इंटीग्रेशन के रूल को फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेशन के रूल को, कंसेप्ट को यहां पर यूज करेंगे। क्लियर? देखिएगा, अब मैं एक काम करता हूं, मुझसे कहा गया कि फंक्शन निकालो वापस, तो जो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूं ध्यान देना कि dy बाई dx को हमने लिख दिया कैपिटल Fx, मतलब फंक्शन ही है ये भी x के टर्म्स में। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, अब dx को आप यहां ले जाओ, सो dy इज इक्वल टू f ऑफ x इनटू में dx, यानी कि अगर मैं ये कहूं जैसे कि हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, लोअर क्लासेस में भी, कि एक जैसे वेरिएबल एक तरफ और दूसरे वेरिएबल एक तरफ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, dx था जो डिफरेंशियल पार्ट था उसको मैं ले गया x की तरफ, फंक्शन की तरफ, और इधर रह गया y। इज इट क्लियर? जस्ट एक समझने की बात यहाँ पे होगी। अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूं इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन। प्लीज अब आप समझिएगा कि यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल भी अपने को पता होना चाहिए क्या होता है। और बच्चों, इंटीग्रेशन होगा ये जो आपको स्नेक की तरह लगेगा, ये सिंबल है ना, किसकी तरह? स्नेक की तरह। तो स्नेक की तरह दिखने वाले सिंबल को इंटीग्रेशन का साइन कहते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जो किस पे अप्लाई होगा? dy पे। ठीक है, और यहाँ राइट साइड में भी हम लिखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन दोनों साइड अप्लाई होगा, जैसे डिफरेंशिएशन दोनों साइड अप्लाई होता है ना, इंटीग्रेशन भी दोनों साइड अप्लाई होगा। तो इस स्नेक जैसे दिखने वाली शेप को, जिसे हमने इंटीग्रेशन के आप कह सकते हैं कि एक सिंबल को हमने यहाँ पे सिंबल से हमने रिप्रेजेंट किया है। सो दिस इज अ साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर? आपको याद होगा कि जब मैंने स्पेशली dy बाई dx को बोला था कि हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसे हम? डिफरेंशियल ऑपरेटर। लेकिन इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे बोलेंगे इंटीग्रल ऑपरेटर या इंटीग्रेटिंग ऑपरेटर, ये भी हम कह सकते हैं, या साइन ऑफ इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, राइट? तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में देखिएगा बच्चों, जो dy है, dy का इंटीग्रेशन जो होगा दैट विल बी y, दैट विल इक्वल टू y। यानी कि अगर आप समझिएगा इस बात को कि ये मैंने कैसे किया कि dy से आप पूछेंगे सर आपने d हटा दिया y आ गया, अगर सिंपल सोचा जाए तो। पर बच्चों, इसका मीनिंग ये भी है कि dy y का एक छोटा सा पार्ट था, y के अंदर चेंज होने वाला या y में चेंज आने वाला एक छोटा सा चेंज था dy। इज इट क्लियर? अब मुझे वापस से फंक्शन चाहिए, या मैं कह सकता हूं कि टोटल चेंज इन y अगर मुझे चाहिए, मुझे चेंज नहीं चाहिए, मुझे ओरिजिनल फंक्शन अगर चाहिए, तब वही वाली बात कि मुझे उसको वापस से, जो मैंने इसको अलग किया था, मुझे उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब डिफरेंशियल पार्ट को मुझे इंटीग्रल करना पड़ेगा। देन वी विल हैव रिवर्स बैक द सेम फंक्शन y। तो dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बोल देता हूं, अब आप ये मत समझिएगा कि कैपिटल Fx को हटा करके स्मॉल fx आएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, the y left hand side will be written as y, but right hand side will be written as integration of fx dx, integration of fx dx plus c, प्लस c, पेन नहीं चल रहा है, प्लस c। अब आपके सामने ये रिजल्ट तैयार हो गया जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो दोबारा से मैं आपको बताता हूं, इंटीग्रेशन
का मीनिंग बता चुका हूं, लेकिन मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या कहा, मैंने यही कहा कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये तो हम डिफरेंशिएशन में भी करते आते हैं, डिफरेंशिएशन करते थे तो ये होता था, फंक्शन बदल जाता था जिसको हमने लिखा कैपिटल Fx। तो कैपिटल F क्या है, also a function of x, but it is the derivative of y, it's not a y, it's not equal to y, it's a derivative of y with respect to x। ठीक है, तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हो और आपको वो फंक्शन दोबारा से चाहिए वापस, देन यू कैन अप्लाई इंटीग्रेशन, जो कि उसका रिवर्स प्रोसेस है। और फिर से मैं वही बात बताता हूं कि फंक्शन 5 टाइप्स जो मैंने आपको बताए थे, एल्जेब्रिक, फर्स्ट एल्जेब्रिक, सेकंड वन मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक, थर्ड वन हमने पढ़ा था लॉगरिथमिक, फोर्थ वन हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल, और फिफ्थ वन हम लोगों ने पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों, इन 5 तरह के फंक्शन में डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करना और उसके क्या रूल थे वो हमने फॉलो किए, लेकिन अब बारी है इन्हीं 5 तरह के फंक्शन पर जब इंटीग्रल ऑपरेटर जब अप्लाई करें, क्योंकि हमें पता है कि जो ये फंक्शन fx है ये जनरल नेम फंक्शन है, पर हो तो सकता है ये अलजेब्रिक भी, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो, तो ये किसी भी टाइप का फंक्शन सकता है ना। इसीलिए अब हमें ये सीखना है कि इंटीग्रेशन जब डिफरेंट फंक्शन पर अप्लाई होता है तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है। तो चलिए आइए आज मैं आपको पहला रूल जो बताता हूं वो एल्जेब्रिक फंक्शन को लेकर के बताता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो कुछ फंडामेंटल रिजल्ट्स हैं जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ एक ही रूल बताऊंगा और वो होगा कि कौन सा, दैट विल बी ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल। सपोज फर्स्ट वन देखिएगा, पहले हेडिंग क्या बनाएंगे, फंडामेंटल फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, फंडामेंटल फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्या होगा बच्चों, फर्स्ट वन, प्लीज गौर कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ पहले, अभी इससे पहले ये थोड़ा मिस हो गया था हमारे से। सी क्या है, तो पहले तो बच्चे देख लीजिए, सी है इंटीग्रेशन कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है, नाम तो हो गया, पर ये आया क्यों, आया क्यों ये, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये किस लिए आया, क्योंकि हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन का मतलब कलेक्ट करना होता है। अब आप उस तरीके से समझिएगा, कलेक्ट करने वाले तरीके से, कि जब हम किसी चीज को इकट्ठा कर रहे हों और हमें ये नहीं कहा जाए कि इकट्ठा हमें कहां से लेकर कहां तक करना है, किस चीज को करना है, ये तो बता दिया, बट उसकी लिमिट डिसाइड नहीं की गई, उसकी लिमिट डिसाइड नहीं की गई कि हमें इंटीग्रेशन को कहां से लेकर के कहां तक उसको जोड़ने का काम हमें जो करना है वो कहां से लेकर कहां तक करना है। ठीक है, यहां पे ये वाला सिंपल कंसेप्ट लागू होगा। और जब जिस इंटीग्रेशन में ये लिमिट नहीं पता हो तो ऐसे इंटीग्रेशन को इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। ये मैं आपको पहले बता देता हूं, इंटीग्रेशन 2 तरह का होता है, मतलब ऑपरेशन तो सेम है लेकिन वो 2 टाइप किस बेसिस पर है, लिमिट के बेसिस पर। अगर हमें ये बता दिया जाए कि इंटीग्रेशन हमें कहां से कहां तक करना है, वैल्यू एक पर्टिकुलर बाउंडेशन हमें दे दी जाए, गिवन वैल्यू से अपर लिमिट से लोअर लिमिट जिसको हम कहते हैं, तो वो तो हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। लेकिन जहां हमें लिमिट ना बताई जाए कि हमें इंटीग्रेशन को कहां से कहां तक अप्लाई करना है,
तो बच्चों उसे कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है तो जैसे ही वो हम अप्लाई करते हैं तो उसके साथ में लास्ट में जो रिजल्ट में क्वांटिटी जो हमें नहीं पता अभी, क्योंकि वो डिफरेंट रिजल्ट्स में डिफरेंट हो सकती है, वो डिपेंड करती है सिचुएशंस पे, वो डिपेंड करती है आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो किस तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उस पे। तो C इज दैट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लास्ट रिजल्ट में इंटीग्रेशन अप्लाई होने के बाद फिर हम C को ऐड करते हैं। तो आगे आगे हम इस C को फाइंड आउट करना भी सीखेंगे। आप मेरी इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इंटीग्रेशन में इनडेफिनेट और डेफिनेट ये दो चीजें आएंगी आगे, ठीक है। और इनडेफिनेट को फाइंड आउट करना सीखेंगे, फिर उसकी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी फाइंड आउट करना सीखेंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? विद लिमिट डेफिनेट इंटीग्रेशन, विदाउट लिमिट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सो कम टू द पॉइंट कि फंडामेंटल फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहले मैं अलजेब्रिक फंक्शन को लेकर के आता हूं। बच्चों अगर हमारे पास है y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx, अब देखिएगा सबसे पहली बात वही चीज dx जो हमें ये बताने के लिए है कि वेरिएबल x है, ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन x रेज टू पावर n कैसा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या होगा? x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। कुछ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में लग रहा है ना कुछ रिवर्स है। किस सेंस में? कि डिफरेंशिएशन में पावर को आगे लेकर आते थे और फिर उसमें से 1 माइनस करते थे, हो गया ना, डिफरेंशिएट कर दिया ना उसको अलग। लेकिन इंटीग्रेशन में जोड़ने का काम हो रहा है, एक सेंस है समझने का कि आपने जो अलजेब्रिक फंक्शन की जो पावर थी उस पावर में एक ऐड किया, 1 ऐड किया और दो पावर बनी, देन डिवाइड बाय द सेम पावर दैट इज द सेम एक्सपोनेंट n प्लस 1 एंड प्लस c। एज यू नो कि मैंने कोई लिमिट नहीं दी यहाँ पे, अभी तो अप्लाई करना भी सिखाऊंगा आगे, डोंट टेक टेंशन। तो c इज व्हाट? इंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इज द इंटीग्रेशन ऑफ एन अलजेब्रिक फंक्शन। इज इट क्लियर? ठीक, अब आते हैं सेकंड रूल पे। अलजेब्रिक फंक्शन का ही है, ध्यान से सुनिएगा। y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b रेज टू पावर n, फिर लगा दिया dx, इंटू में dx को तो लगाना जरूरी है। और यहां पे एक चीज मेंशन कर देता हूं कि a, b आर कॉन्स्टेंट्स। ये तो अगर मैं नहीं भी बताऊं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे dx है, वेरिएबल x है, तो वेरिएबल x है तो a और b तो अपने आप कांस्टेंट हो ही गए। इज इट क्लियर? ध्यान से सुनिएगा, a x है, लीनियर पावर है। अगर x स्क्वायर, x क्यूब या x की कुछ और पावर होगी तो फिर उसको डिफरेंशिएट करने का तरीका और होगा, उसको इंटीग्रेट करने का तरीका और होगा हमारे पास। लेकिन यहाँ क्या है? पावर एक्सपोनेंट तो n हो गया, पावर तो n हो गई, लेकिन जो बेस है वो क्या है? दैट इज ax प्लस b है, x रेज़ टू पावर 1 ही लीनियर टर्म है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वो देखिए नेक्स्ट लाइन में। द इंटीग्रेशन विल बी ax प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1, यानी कि पावर में एक ऐड, डिवाइडेड बाय द सेम एक्सपोनेंट n प्लस 1। नाउ मल्टीप्लाई विद a, why? Because the multiplier of x is a। आपको याद है डिफरेंशिएशन में क्या करते थे कि पहले बेस पावर आगे लेके आए, पावर में से एक माइनस, अगर x के अलावा कुछ और है तो मल्टीप्लाई में उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, मल्टीप्लाई में
लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन नहीं करना है बच्चों। यहाँ पे इस इंटीग्रेशन में जब आप बेस का इंटीग्रेशन कर रहे हो, पावर आगे पावर एक ऐड करने से डिवाइड, फिर डिनोमिनेटर में आपको डिफरेंशिएशन करना होता है। ध्यान से सुनिएगा, क्या करना होता है? डिफरेंशिएशन करना होता है इसका। तो ऐसे में x का डिफरेंशिएशन ax का डिफरेंशिएशन a आएगा, b का डिफरेंशिएशन 0 होता है। या फिर मैं डायरेक्ट ये कहूँ कि कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज a। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होंगे दो रूल, और हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर इन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ इलस्ट्रेशन, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग और जो डिफरेंट तरह के फंक्शन हैं, जो रूल्स हैं, उनको भी हम फॉलो करेंगे। आज मैं आपको इसलिए थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इंटीग्रेशन को समझने में थोड़ा समय लें, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके देखें, उसको पढ़ें, समझें। जो मैंने लिखा हुआ है आपके सामने समझ में आ रही है बात? ठीक है, ताकि आपको समझ जाए कि डिफरेंशिएशन का प्रेजेंटेशन कैसा होता था और इंटीग्रेशन का प्रेजेंटेशन कैसा है। ठीक है, तो चलिए आइए अगर इस पर बात है तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं लास्ट में जाते जाते। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे इलस्ट्रेशन में ध्यान दीजिए, एग्जांपल 1, y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √x +4 इंटू में dx। इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को। तो देखो सॉल्यूशन देखो इसका, y इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले तो मैं x +4 को इजीली लिख भी सकता हूँ, हालांकि एक स्टेप में 1/2 dx लिख के दिखा रहा हूँ मैं आपको जानबूझकर, नहीं तो मैं रूट को ही डायरेक्ट 1/2 भी बोल सकता हूँ। ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, लेकिन पहले समझ लें अच्छे से, फिर हम स्किप करना भी सीख जाएंगे कि हाँ हम डायरेक्ट स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो x +4 1/2 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है? x +4 1/2 है, फिर उसमें एक पावर ऐड कर दो 3/2 डिवाइड बाय 3/2, मतलब 1/2 में 1 ऐड किया तो 3/2 आ गया, और 3/2 से डिवाइड कर दिया। अब आप कहेंगे सर x के साथ प्लस में 4 है, उसका तो कोई यूज ही नहीं, कांस्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशिएशन इसे करोगे तो 4 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 + 0 1 ही बचेगा ना। तो दिस प्लस में सी, दिस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो लास्ट में रिजल्ट अल्टीमेटली क्या आएगा? 2/3 into x + 4 raised to power 3/2 plus c। सो बच्चों दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, आगे हम और भी इलस्ट्रेशन करेंगे, और आई होप कि आपको जो भी मैं आपको आज मैंने इंटीग्रेशन के बारे में आपको बताया वो आपको समझ में भी आया होगा। एंड इसी तरह से अपने रिस्पॉन्सेज जो हैं, अपने कमेंट्स जो हैं वो बताते जाइए। देख भाई हमें किस टॉपिक में क्या दिक्कत आ रही है, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए कि आपको कितना समझ में आया है या किस पार्ट में आपको दिक्कत आई है, ताकि मैं आपके सभी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम शेयर कर सकें, दोबारा से इसको रिपीट कर सकें जहाँ पर दिक्कत आ रही होगी। ठीक है बच्चों, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू, गुड लक।